प्यारे विद्यार्थियों, अपनी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी जिसमें अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं भारत की मिट्टी। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि मिट्टी या मृदा क्या होती है। तो मिट्टी या मृदा की बात करूँ तो क्या होती है, ज़मीन पर दानेदार जो कणों की परत होती है उसी को क्या बोला जाता है, मृदा कहते हैं। अब भाई ये दानेदार कण हैं, ये कैसे कैसे किस किस रूप में पाए जाते हैं, तो ये बनते हैं खनिज, पौधे, पानी, गैस, जीव जंतुओं के अवशेष मृदा में अलग अलग कण पाए जाते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं इन कणों के आधार पे मृदा के प्रकार। तो 4 टाइप की मृदा होती है, एक तो क्ले होती है, एक स्लिट होती है, एक सैंड होती है और एक ग्रेवल होती है। क्ले की बात करूं तो क्ले को क्या बोला जाता है भाई, इसको बोला जाता है मृत्तिका। क्ले को क्या बोला जाता है, मृत्तिका बोला जाता है, चिकनी मिट्टी बोला जाता है, चिकनी मिट्टी। क्ले के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे बारीक कण होते हैं इसके। स्लिट क्या होता है, स्लिट को बोला जाता है गाद। सैंड को क्या बोला जाता है, सैंड को बोला जाता है बालू। और ग्रेवल को क्या बोला जाता है, ग्रेवल को बोला जाता है बजरी। अब ऊपर से नीचे इनके विस्तार की बात देखें तो ऊपर से नीचे जाने पर इनके जो कण होते हैं, कण का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। ऊपर से नीचे जाने पर कण का आकार बढ़ जाता है। यहाँ पे क्ले के कण का आकार सबसे छोटा और ग्रेवल के कण का आकार क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने को एक लाइन याद रखनी है कि जिस कण का आकार जितना छोटा होता है, पानी सोखने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। अब आप मेरे को ये बताओ कि ग्रेवल की पानी सोखने की क्षमता अधिक है या क्ले की पानी सोखने की क्षमता अधिक है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि क्ले के कणों का आकार क्या है, छोटा है, इसलिए क्ले की जो पानी सोखने की क्षमता है वो क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि जिसके कण का आकार जितना छोटा होगा उसकी पानी सोखने की क्षमता उतनी अधिक होगी। ग्रेवल के कणों का आकार क्या है, बड़ा है, तो उसकी पानी सोखने की क्षमता क्या है, कम है। अब आगे अपन बात करने वाले हैं मृदा अपरदन। भाई मृदा अपरदन क्या होता है, मिट्टी का टूटकर बह जाना। अब मिट्टी कैसे बहती है, या तो बारिश से बह जाती है या वनों की अपन कटाई कर देते हैं उससे भी मिट्टी बह जाती है, तो उसी को क्या बोला जाता है, मृदा का अपरदन बोला जाता है। अब एक पॉइंट और आता है ह्यूमस। नाम आपने सुना होगा पर आपको पता नहीं होगा कि ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस होता है गाढ़े भूरे या काले रंग का एक कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, अब भाई ह्यूमस बनता कैसे है। ह्यूमस की बात करें अपन तो पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे सूक्ष्म जीवों का क्या होता है, अपघटन होता है। कुछ समय बाद वो सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, और अपघटन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, ह्यूमस का निर्माण होता है। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे मिट्टी के प्रकार की। तो मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, एक तो कौन से हो गए, अम्लीय मिट्टी, और एक कौन सी हो गई अपनी क्षारीय मिट्टी। अब अपनी बात करें कि सबसे पहले तो अम्लीयता और क्षारीयता की पहचान किससे की जाती है, अपन ने पढ़ा था पीएच से की जाती है। पावर ऑफ हाइड्रोजन एक पीएच स्केल होता है जो अम्लीयता और क्षारीयता की पहचान करवाता है। अपन बात करें अपनी नॉर्मल भूमि है, नॉर्मल मिट्टी है, उसकी पीएच कितनी होती है भाई, 6 से 7 के मध्य उसकी क्या होती है, नॉर्मल भूमि की पीएच होती है। जब इस पीएच का मान 7.2 से ऊपर चला जाता है, 7.2 से अधिक चला जाता है, तो वह मिट्टी कौन सी होती है, तो वह मिट्टी कौन सी होती है भाई, वो मिट्टी हो जाती है क्षारीय मिट्टी। और जब इसका 7.2 से नीचे चला जाता है तो मिट्टी क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, अम्लीय मिट्टी। और 7.2 से ऊपर चला जाता है तो उसको क्या बोल दिया जाता है, क्षारीय मिट्टी बोल दिया जाता है। अब भाई मिट्टी की अम्लीयता अपने को कम करनी है। मिट्टी की अम्लीयता कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, चूने का प्रयोग किया जाता है। अगर मिट्टी अम्लीय हो गई तो उसमें चूना मिला दिया जाता है। और क्षारीयता कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई, क्षारीयता कम करने के लिए मिट्टी में प्रयोग किया जाता है जिप्सम का। अब बात करते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान ने मिट्टी को रंग संरचना के आधार पर कितने भाग में डिवाइड किया है, 8 भागों में डिवाइड किया है। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार
कि भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार मिट्टी को कितने भाग में बांटा गया है। तो मिट्टी को 8 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी मिट्टी है भाई? एक तो हो गई अपनी जलोढ़ मिट्टी, दूसरी हो गई अपनी काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लवणीय मिट्टी, शुष्क मृदा, पर्वतीय मृदा और पीटमय मृदा। ये 8 प्रकार हैं। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं इसके एक एक प्रकार को। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की। भाई जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी के उपनाम की बात करूं तो इस मिट्टी को क्या बोला जाता है? दोमट या कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी को दोमट या कछारी मिट्टी। इस मिट्टी की बात करें तो इस मिट्टी के अंदर बालू होती है, उसकी मात्रा कितनी होती है? 40%। उसके बाद इसमें मृतिका की मात्रा भी कितनी होती है? 40% इसमें मृतिका होती है, 40% बालू होती है, प्लस इसमें 20% क्या होता है? गाद होता है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये क्या होती है? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी के अंदर आती है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी। अन्य मिट्टी की तुलना में इस मिट्टी में क्या होता है? कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। उर्वरक क्या चाहिए भाई? कम चाहिए इस मिट्टी में। आगे अपन बात करें कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। इस मिट्टी के विस्तार की बात करें तो पंजाब से लेके, कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन? पंजाब से लेके इस मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है? असम। असम तक इस मिट्टी का विस्तार है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा घाटी और तटीय मैदान है। उत्तर भारत के तटीय मैदान, बात की थी अपन ने उत्तर भारत के तटीय मैदान की। वहाँ पे क्या है? इस मिट्टी का क्या है? विस्तार है। आगे अपन बात करने वाले हैं इस मिट्टी के बारे में। इस मिट्टी में पोटास, चूना, फास्फोरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। भारत की जितनी भी मिट्टियां हैं उनमें क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। भारत की सारी मिट्टियों की विशेषता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं कि जलोढ़ मिट्टी भाई किसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। तो ये मानी जाती है चावल की खेती के लिए ये मिट्टी क्या होती है? अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा इस मिट्टी में क्या क्या होता है? गेहूं होता है, गन्ना होता है, कपास, फल सब्जियों की खेती की जाती है। अब देखो भाई ये क्या है? नदियों की मिट्टी है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। तो एक तो क्या होती है? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जो बहा के नहीं लाई जाती उसको तो क्या बोला जाता है? बांगड़ बोला जाता है। और जो नई मिट्टी लेके आई जाती है नदियों के द्वारा बहा के, उसको क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। पुरानी मिट्टी को बांगड़ और नई मिट्टी को क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे काली मिट्टी की। काली मिट्टी के उपनाम की बात करें तो काली मिट्टी के उपनाम क्या क्या है भाई? इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी अपने को पता है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कपास की मिट्टी के नाम से भी इस मिट्टी को जाना जाता है। इसके अलावा इस मिट्टी को क्या बोला जाता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान यह मिट्टी क्या होती है? यह मिट्टी उत्पन्न होती है, इसलिए इस मिट्टी को क्या बोला जाता है? लावा मिट्टी भी बोला जाता है। अलग अलग जगह इस मिट्टी के क्या हैं? अलग अलग नाम हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? मैंने बता दिया कि ज्वालामुखी विस्फोट से बनी चट्टानों के जब टूटने से, चट्टानों का जब अपघटन होता है वो टूटती हैं, मतलब चट्टान जब टूटेंगी तो टूटने से क्या होता है? इस मिट्टी का निर्माण होता है। फैलाव की बात करें कि कहाँ कहाँ ये मिट्टी पाई जाती है, तो भाई इधर देखो ये है अपना गुजरात, गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अलावा एमपी और एमपी के अलावा छत्तीसगढ़। कहाँ कहाँ विस्तार है? गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ में इस मिट्टी का क्या है? विस्तार है। उसके अलावा बात करें कि ढक्कन के पठार के अलावा मालवा के पठार में भी काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। जहाँ ढक्कन का पठार है और मालवा का पठार है वहाँ काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है।
भाई इसका काला रंग क्यों होता है, काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है? तो टिटेनीफेरस की वजह से इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, काला रंग होता है। किसके लिए उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, अब काली मिट्टी है, काली मिट्टी बनी हुई होती है मृत्तिका से, और मृत्तिका से बनी होने के कारण इसकी पानी जो सोखने की क्षमता होती है वो क्या होती है भाई? कम होती है। इस मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। इसके अलावा मैंने एक विशेषता और बताई थी, इसमें नाइट्रोजन व ह्यूमस की मात्रा क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट अपनी मिट्टी है लाल व पीली मिट्टी। लाल व पीली मिट्टी की बात करूं तो इसका निर्माण किससे होता है? मैंने बताया था कि कायांतरित चट्टानें होती हैं। 3 टाइप की अपन ने चट्टानें पढ़ी थी, उसमें मैंने बताया था कायांतरित चट्टानें, और वो समय समय पर क्या करती हैं? अपना रूप परिवर्तित करती हैं कायांतरित चट्टानें। तो कायांतरित चट्टानों का जब अपघटन होता है तो क्या होता है? इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, इस मिट्टी के अंदर क्या होती है? लोहा प्लस सिलिका। लोहा और सिलिका की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। इसके विस्तार की बात करें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और नागालैंड क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। और ज़्यादा विस्तार कहाँ पे है इस मिट्टी का, वो अपने को याद रखना है भाई। कहाँ पे है ज़्यादा विस्तार? है इसका तमिलनाडु में, और इसके अलावा एक जगह और है, कौन सी? आंध्र प्रदेश। इस मिट्टी का ज़्यादा विस्तार कहाँ है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में है। अब बात करते हैं कि यह मिट्टी बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। ठीक है, यह मिट्टी किस में पाई जाती है? बंजर भूमि के रूप में, मतलब खेती के लिए यह क्या है? उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा बात करें कि इस मिट्टी को लाल या पीली मिट्टी क्यों बोला जाता है? ठीक है, नॉर्मली इसका कलर कैसा होता है भाई? लाल होता है। ठीक, जब ये जल सोख लेती है तो इसका कलर कैसा दिखाई देने लग जाता है? पीला कलर दिखाई देने लग जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लाल पीली मिट्टी बोला जाता है। ठीक है, आगे अपन बात करें कि भाई इस मिट्टी के अंदर कौन सी फसल उगाई जाती है? तो आलू की फसल के लिए ये मिट्टी क्या होती है? ठीक ठाक होती है। ठीक, आगे अपन बात करने वाले हैं लेटेराइट मिट्टी की। कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी की बात करें इसके उपनाम की, तो इस मिट्टी का उपनाम क्या है? मखरली। इस मिट्टी का उपनाम क्या है? मखरली मिट्टी के नाम से इस मिट्टी को जाना जाता है। ये मिट्टी कहाँ होती है? जहाँ पे तापमान अधिक, जिस क्षेत्र का क्या होता है? तापमान अधिक होता है, इसके साथ ही अत्यधिक वर्षा, अधिक तापमान व अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी की बात करें तो इसका निर्माण किससे होता है भाई? निस्सालन की प्रक्रिया द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है। अब बात करें इस मिट्टी की और विशेषता क्या क्या है? जब ये मिट्टी गीली होती है तो गीली होने पर यह मिट्टी क्या होती है? दही की तरह लपलपी हो जाती है, और सूख जाने पे क्या हो जाती है? सूख जाने पे ईंट की तरह कठोर हो जाती है। गीली होने पर दही की तरह लपलपी होती है और सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। इस मिट्टी का कलर भी कैसा होता है भाई? लाल कलर की होती है। लाल कलर क्यों होता है भाई? लोहा ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है इस मिट्टी में। किसकी मात्रा पाई जाती है? लोहा ऑक्साइड की। अब इस मिट्टी के क्षेत्र की विस्तार करें तो करक रेखा, ये करक रेखा है, ये मकर रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है वहां पाई जाती है। मुख्यतः ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपको याद रखना है, केरल में। मुख्यतः ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। और अगर फसल की बात करें कि कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है, तो ये उपयुक्त है यह मिट्टी चाय, कॉफ़ी और गन्ना। चाय, कॉफ़ी और गन्ना, इसके साथ ही इलायची की खेती के लिए यह मिट्टी क्या होती है? उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है।
आगे बात करने वाले हैं लवणीय मिट्टी की। लवणीय नाम से ही पता चल रहा है लवण, और लवण किसको बोला जाता है भाई? जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी को क्या बोल दिया जाता है? लवणीय मिट्टी बोल दिया जाता है। आगे देखो भाई, अब भाई लवणीय मिट्टी क्यों बनती है? लवणीय मिट्टी बनने का रीजन एक ही है, या तो क्या है, खराब अफवाह तंत्र। खराब अफवाह तंत्र, जैसे समुद्र के आसपास का क्षेत्र है, खराब अफवाह तंत्र, और उसके साथ ही वहाँ पे क्या हो, शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु, उसकी वजह से क्या होती है, ये मिट्टी पाई जाती है। अब बात करते हैं इस मिट्टी के क्षेत्र की। तो इस मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? मुख्यतः ये क्षेत्र कहाँ पाई जाती है? गुजरात का जो समुद्र तट से जो क्षेत्र लगता है वहाँ पे क्या पाई जाती है? लवणीय मिट्टी पाई जाती है। आगे बात करें अपन, नेक्स्ट मिट्टी है अपनी शुष्क मिट्टी। इस मृदा का रंग भी कैसा होता है भाई? शुष्क मृदा का रंग भी कैसा होता है? ये मिट्टी भी कैसे कलर की होती है? लाल कलर की होती है। कैसे कलर की होती है? लाल कलर की होती है। ये मिट्टी दिखने में, अगर नॉर्मल अपन देखें इस मिट्टी को, तो दिखने पे अपने को कैसी लगती है? बलुई मिट्टी होती है। जो अपनी बलुई मिट्टी होती है ना, बालू मिट्टी, उसके समान प्रतीत होती है दिखने में। इस मिट्टी में भी क्या होती है भाई? शुष्क मिट्टी में भी क्या होती है? नमक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। नमक की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा जो हुमस होता है, हुमस की मात्रा क्या होती है? इस मिट्टी के अंदर कम होती है। यह मृदा कहाँ पाई जाती है? यह मृदा पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जो जैसलमेर वाला क्षेत्र है वहाँ पे ये मृदा पाई जाती है। आगे अपन बात करने वाले हैं 7 नंबर पे, पर्वतीय मृदा। नाम से ही पता चल रहा है हिमालय क्षेत्र। जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है भाई? हिमालय क्षेत्र। और हिमालय क्षेत्र के अंदर जो मृदा पाई जाती है उसको पर्वतीय मृदा बोलते हैं। इस मिट्टी में अधिकता किसकी होगी भाई? पर्वतों की मिट्टी है तो कंकड़ प्लस पत्थरों की क्या होती है? इस मिट्टी के अंदर अधिकता होती है, और उसी से इसका निर्माण होता है। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है? यह मिट्टी है वो क्या है? चाय की खेती के लिए, चाय की खेती के लिए क्या है? प्रसिद्ध मिट्टी है, बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे जो खेती की जाती है वो कौन सी खेती की जाती है? झूमिंग खेती की जाती है। ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा ये है पर्वतीय मृदा पाई जाती है नागालैंड वाले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है भाई? सर्वाधिक मात्रा में ये नागालैंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा इस मिट्टी में चाय की खेती के अलावा किसकी खेती की जाती है? चाय की खेती के अलावा गरम मसालों की खेती के लिए भी यह मिट्टी क्या है? उपयुक्त मानी जाती है। गरम मसालों की भी खेती की जाती है। आगे अपन बात करने वाले हैं पीटमय मृदा की। पीटमय मृदा कौन सी होती है भाई? पीटमय मृदा होती है दलदली। दलदली जैविक मिट्टी कौन सी होती है भाई? दलदली जैविक मिट्टी होती है पीटमय मृदा। कहाँ पाई जाती है पीटमय मृदा? अब दलदली मिट्टी है तो कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पे भारी वर्षा होगी, भारी वर्षा, और इसके अलावा जहाँ पे आर्द्रता होगी, मतलब जमीन जहाँ की गिल्ली होगी, वहाँ क्या पाई जाती है? पीटमय मृदा पाई जाती है। इसमें क्या होती है? जैविक पदार्थों की क्या होती है? अधिकता होती है। इस मिट्टी में जैव तत्व हुमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जैविक पदार्थ अधिक हैं तो क्या है? हुमस भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाएगा इस मिट्टी के अंदर। और हुमस की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण यह मिट्टी कैसे होगी भाई? मैंने बताया था हुमस कैसे कलर का होता है? गाढ़े काले रंग का होता है। तो ये मिट्टी भी कैसे होती है? गाढ़े काले रंग की मिट्टी होती है। ठीक है। इसके क्षेत्र की बात करें तो कौन से क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है? यह मिट्टी पाई जाती है केरल। इसके अलावा जो उत्तराखंड क्षेत्र है वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है मुख्यतया। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं देश में मिट्टी के विस्तार का क्रम। सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है देश में? तो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल व पीली मिट्टी, फिर काली मिट्टी, और उसके बाद कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी। विस्तार बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको अपने को याद करना है। इस क्रम को जलोढ़, लाल व पीली, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, इस क्रम को आपको याद करके जाना है।
आगे अपन बात करने वाले हैं कि मृदा का अपरदन क्या होता है। मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया कि मिट्टी का टूटकर बह जाना, उसी को क्या बोला जाता है, मृदा का अपरदन बोला जाता है। अब ये मृदा का अपरदन कई तरीकों से होता है। एक तो कौन सा होता है, आस्फाल अपरदन होता है। कई प्रकार हैं इसके भी। एक आस्फाल अपरदन होता है, एक परत अपरदन होता है। इसके अलावा कौन सा होता है, रील अपरदन होता है, और एक क्या होता है, अवनालिका अपरदन। इनको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कौन सा बताया, आस्फाल अपरदन। आस्फाल अपरदन क्या होता है कि जैसे ये कोई मृदा है और यहाँ से ऊपर से बारिश हो रही है, और इस बारिश की बूंदों के कारण जब मिट्टी का कटाव हो जाता है तो उसको बोला जाता है आस्फाल अपरदन। परत अपरदन की बात करूं तो ऐसे मिट्टी है और मिट्टी की पूरी परत ही बारिश की वजह से बह जाती है, तो उसको बोला जाता है परत अपरदन। इसके अलावा कौन सा है, रील अपरदन। जब यहाँ की मिट्टी बह रही है तो इसके आसपास की जो परत है वो भी इसके साथ बह जाती है, उसको क्या बोल दिया जाता है, रील अपरदन बोल दिया जाता है। और अवनालिका अपरदन क्या होता है कि जो नदी है, जब नदी अपना रास्ता बदलती है तो उस क्षेत्र में ऐसे नाली नुमा संरचना बन जाती है, उसको क्या बोल दिया जाता है, अवनालिका अपरदन बोल दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल फोगाट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।